हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। ठीक है, जैसे कि हम अपना जो सेशन था इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने जो 5 ईयर्स प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें हमने 2 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो अदर जो 2 ऑब्जेक्टिव है, जैसे सेल्फ रिलायंस और जो हमारा इक्विटी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और छोटा सा ग्लिम्पसेस लेंगे एग्रीकल्चर का, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर किस स्टेज में था। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो फेस कर रहे थे। ठीक है, इंडिया इकोनॉमी जो है वो फेस कर रहा था, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर्स प्लान का, जो गोल्स थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिया जो था 1947 से पहले, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले अंग्रेज जो थे यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर का पूरी तरीके से वो बैकवर्ड था, जो हमारा इकोनॉमी था वो पूरी तरीके से बैकवर्ड था, और मोस्ट ऑफ द जो भी चीज़ थे वो बाहर से आते थे। मतलब इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पहला चैप्टर में भी, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे के सारे कमर्शलाइज कर दिए थे गुड्स को, और यहाँ पे मेनली जो है रॉ मटेरियल्स का काम होता था। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ बनाना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स का क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेशन किए जाते थे। ठीक है, तो और जो भी फिनिश गुड्स ब्रिटेन से बन के आते थे तो यहाँ पे सेल किए जाते थे। तो सेल्फ रिलायंस जो था वो मतलब इंडिया था ही नहीं, वो पूरी तरीके से जो फॉरेन गुड्स थे उसके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, तो जो हमारा 5 ईयर्स प्लान जो था, उसमें जो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था, जो थर्ड गोल था, वो हमारा था सेल्फ रिलायंस का। ठीक है, तो इट मीन्स टू डेवलप इंडिया थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्स, मतलब कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है इंडिया में अवेलेबल है, उसी से हम अपने देश को डेवलप करेंगे। ये जो है वो इकोनॉमिक जो प्लानर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस में, कि हम यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने देश को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, दूसरा था टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज, द इकोनॉमिक प्लानर्स had stressed on the use of the own resources and promote economic growth and modernization। मतलब कि जो फॉरेन डिपेंडेंसी था गुड्स को, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना था। जैसे आज हमारा जो मोदी सरकार है वो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये सेल्फ रिलायंस है। मतलब कि हम अपने देश के रिसोर्सेज का यूज करके ही हम सारा का अपने डेवलपमेंट करेंगे, हम बाहर के चीज़ों पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए, तो सेल्फ रिलायंस जो है वो 2 रीजन से क्यों जरूरी था। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ द सेल्फ रिलायंस वाज नेसेसरी फॉर 2 रीजन। पहला, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, मतलब फॉरेन गुड्स पे जो डिपेंडेंस था उसको कम करने के लिए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ये सब चलाए हुए थे, तो उसमें क्या था कि विदेशी सारे चीज़ों का पूरी तरीके का बहिष्कार करना था, बाइकआउट करना था। तो बहुत पहले से ही ये सब सारा का सारा आंदोलन आते गए हैं, मतलब सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट पहले से ही गांधी जी भी ये बता रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमें खादी जो है, जो हाथ से बने हैंडीक्राफ्ट जो थे उसके कपड़ा बनाने के लिए बोले थे। तो सेल्फ रिलायंस कंसेप्ट बहुत पहले से है, और आज भी मोदी सरकार भी इसी पे काम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दूसरा, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। देखिए, जो इकोनॉमिक प्लानर थे उनको ये भी एक डर था कि जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 सेंचुरी एडी में आया था। ठीक है, तो उसका मेन उस समय क्या कर रहे थे, एक कंपनी के तौर पे आए थे कि यहाँ पे वो गुड्स बेचेंगे, लेकिन कैसे वो धीरे धीरे यहाँ के जो फॉरेन जो भी अफेयर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उस सब के बीच में, और कैसे हमारा जो देश के अंदर आके अफेयर्स करके ये पूरे देश को अपने कैप्चर कर लेते हैं। तो इंडियन जो प्लानर्स थे उनको डर था कि अगर हम बाहरी देश से मंगा रहे हैं कुछ चीज़, तो उसमें फॉरेन अफेयर्स में भी वो लोग इंटरफेरेंस करेंगे, फिर हमारा देश में भी फिर से गुलाम हो जाए। तो ये सब डर था, इसलिए वो सेल्फ रिलायंस के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से वो सामने लेके आए। ठीक है, अब चौथा है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि देखिए, मॉडर्नाइजेशन अपना अलग कंसेप्ट हो गया। ठीक है, सेल्फ रिलायंस अलग कंसेप्ट हो गया। ठीक है, और जो ग्रोथ है वो अपना अलग कंसेप्ट हो गया, तीनों।
ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोगों का भला नहीं कर सकते हैं, केवल इक्विटी का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इक्विटी में क्या है, तो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटीज है, जो बड़े कास्ट के हैं जो छोटे कास्ट के, उस सभी लोगों को इक्वल प्रोस्पेरिटीज मिले, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज मिले, ठीक है। जो उनका जो इक्विटी है उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम अगर बड़े लोग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट हो, या छोटे लोग कर रहे हैं उसको कम पेमेंट हो। मतलब जितना भी रिसोर्सेज है सबको इक्वल राइट्स भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हीज और ऑन बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या था, कपड़ा रोटी मकान जो है वो ही बेसिक नीड है। मतलब हाउस, फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, हेल्थ। मतलब इक्विटी का मतलब ये है कि जो सभी लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो अपना बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज है उसको भी कम करना था, ठीक है। पहले ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा था कि किसी को ज़्यादा पेमेंट मिलता था सेम काम के लिए, और औरत सबको कम पेमेंट मिलता था। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटीज था सोसाइटीज में, उसको भी कम करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो इक्विटी में था, ठीक है। मतलब इक्विटी के थ्रू ही ये सब चीज़ों का कम किया गया। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि मेन मोटिव क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कर देंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जैसे चाइना जितना डेवलप क्यों है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जब तक हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सोशल जस्टिस बराबर सोशल जस्टिस नहीं देंगे लोगों को, तब तक ये जो देश है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इक्विटी का ये सब सारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा वो, ठीक। आप इसी तरह एग्जाम में भी लिखिएगा, जैसे कि मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के बस समझाता हूँ, तो आप एग्जाम में भी एज इट इज़ पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर मैं यही पॉइंट की जगह पैराग्राफ लिख दूँ तो आपको थोड़ा सा देखने में भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि एग्जाम में हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखें। आप कोई एग्जाम, जैसे स्कूल में भी एग्जाम होता है तो पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये सब हमारा जो 5 years जो प्लान्स के जो गोल्स थे, जैसे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक, ये जो आपका सेल्फ रिलायंस है, और इक्विटी जो पढ़े वो। तो इसके बाद जो है वो हम एग्रीकल्चर देखते हैं। अब एक एक करके यहाँ से चालू करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या था, क्योंकि उस समय जो था हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ही प्रिविलेज था। मतलब कि बहुत जो अप्रॉक्स 75% ऑफ पॉपुलेशन जो थे वो वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर में ही था। तो इसलिए जो 5 years का जो ऑब्जेक्टिव था पहला, वो एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। तो ये समझते हैं कि कॉलोनियल रूल के समय का पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस के समय, जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो उस समय क्या स्थिति थी एग्रीकल्चर का, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एट द टाइम ऑफ, जैसे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल के समय जो एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम था। कमर्शियल क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे, क्योंकि यूरोप में जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स थे, जो क्रॉप्स थे, जैसे कि तंबाकू, ये कॉटन जो था, जूट हो गया, नील का खेती हो गया, ये कॉफ़ी, ये सब चीज़ों का प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इसी को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या था। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी जो इंडियन इकोनॉमी में जमींदारी सिस्टम अभी भी चलते आ रहा था। जमींदारी सिस्टम क्या होता है, इसमें जो जमींदार होते हैं वो पीजेंट से, जो अपना ही जमीन का मालिक है, फिर भी वो उनसे टैक्स लेते हैं। टैक्स को हम लोग लगान बोलते हैं। तो वो लगान वसूल करते थे। टोटल क्रॉप जितना भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उसका 1/3 के आसपास वो लगान लेते थे। तो उस समय भी जो जमींदारी सिस्टम जो था वो प्रिविलेज था। और दूसरा जो प्रोडक्टिविटी था, ठीक है, वो बहुत ही कम था। मतलब कि हमारा पॉपुलेशन का 75% जो है टोटल वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर में होते हुए भी यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी था वो कम था। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजिस्ट थे
बहुत ही आउटडेटेड थे, ना के बराबर थे, कोई भी एरिगेशन का फैसिलिटीज़ नहीं था, ठीक है, टोटली डिपेंड होते थे मानसून्स पे। तो ये सब चीज़ के कारण जो प्रोडक्टिविटी लो था, तो लो प्रोडक्टिविटी होने के कारण जो डिमांड्स था वो लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा था, तो बाहर से इम्पोर्टेड गुड्स मंगाए जाते थे, मतलब यूएसए और अदर देश से बाहर से सामान भी मंगाए जाते थे। तीसरा 75% जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे, इसलिए जो इकोनॉमिक्स प्लानर थे उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने से क्या होगा, वो 75% जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको एज ए नोट्स की तरह बना सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।